दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज हम जो है TGT के हिंदी विषय को पेपर को हल करेंगे। दोस्तों ये 2013 का पेपर है दोस्तों, और ये परीक्षा जो है 2015 में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों आज देखते हैं TGT 2013 के पेपर को। दोस्तों इस पेपर में दोस्तों टोटल 125 प्रश्न हैं, जिसमें दोस्तों पहले पार्ट में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 40 तक के प्रश्नों को हल करा दिया है, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आज हम दोस्तों प्रश्न क्रमांक 41 से लेकर के बाकी आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों आपसे विनम्र आग्रह है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों देखते हैं आज प्रश्न क्रमांक 41 से आगे के प्रश्नों को। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 41 में क्या पूछा गया। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 41 में पूछा गया, निम्नलिखित में से द्वंद्व समाज बताना कौन सा है। दोस्तों बताना द्वंद्व समाज कौन सा है, इसमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष और पापण। तो दोस्तों बताना है इसमें द्वंद्व समाज कौन है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है द्वंद्व समाज वहाँ होता है जहाँ पे और शब्द का लोप होता है। तो दोस्तों पाप और पुण्य में पाप और पुण्य और शब्द का लोप होता है दोस्तों, और इसमें साथ में योजक चिन्ह भी लगा रहता है बीच में, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान दें। योजक चिन्ह का प्रयोग द्वंद्व समाज में का उदाहरण इसका दोस्तों राइट आंसर है डी, पाप और पुण्य। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 42 में पूछा गया, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। पहला, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा, और दोस्तों पहला और चौथा। तो दोस्तों महाप्राण ध्वनियाँ जो है प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण से संबंधित होती है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों दूसरा और चौथा सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 43 देखते हैं, जो शीघ्र ही किसी बात युक्ति को दोस्तों सोच ले उसे क्या कहेंगे। सहमति, व्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति और सम्मति। तो दोस्तों जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच लेते हैं दोस्तों उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। इसको दोस्तों जो तत्काल उत्तर दे दे उसको प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। अंजो दीदी किस विधा की रचना। दोस्तों बताना अंजो दीदी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न दोस्तों, और इसमें बहुत से प्रश्न जो है बार बार परीक्षाओं में दोस्तों रिपीट होते हैं। तो आप इन प्रश्नों को बार बार अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में दोस्तों आप चाहे TGT, PGT, NBS, KBS किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, MPTET वर्ग 1, MPTET वर्ग 2, UPTET सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों प्रश्नोत्तरी आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों अंजो दीदी किस विधा की रचना दोस्तों बताना है। 4 ऑप्शन दिए, कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास। तो जैसा कि पता है कि अंजो दीदी जो है नाटक विधा की रचना है, और ये दोस्तों इसके लेखक है उपेंद्र नाथ अश्क। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है दोस्तों बताना है। समशीत, समउष्ण, उष्णकटिबंध और समशीतोष्ण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी है समशीतोष्ण। समशीतोष्ण का मतलब होता है दोस्तों ना बहुत गर्म और ना बहुत ठंडा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 46 देखते हैं क्या पूछा। प्रश्न क्रमांक 46 में प्रश्न क्रमांक 46 में पूछा गया दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे क्या कहते हैं। दोस्तों बताना जिसने मृत्यु को जीत लिया है। अमरत्व, मृत्युंजय, अभयदान और अभय मुद्रा। तो दोस्तों जैसा कि पता है आपको, जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे मृत्युंजय कहा जाता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। प्रत्यय रहित शब्द बताना दोस्तों बताना इसमें कौन सा शब्द है। प्रत्यय रहित शब्द है परोक्ष, वैज्ञानिक, कृपालु और दोस्तों घटिया। तो दोस्तों इसमें जो प्रत्यय रहित शब्द है वो दोस्तों परोक्ष। दोस्तों प्रत्यय वो शब्दांश कहलाते हैं जो किसी शब्द के बाद में जोड़ते हैं, उन्हें दोस्तों प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग जो होते हैं दोस्तों किसी शब्दांश के आरंभ में जोड़ते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है वैज्ञानिक में एक प्रत्यय है, कृपालु में आलू प्रत्यय है और घटिया में ईया प्रत्यय है, जबकि दोस्तों परोक्ष में किसी प्रकार का प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 40 में पूछा प्रबंध चिंतामणि के रचयिता। दोस्तों बताना है प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है। दामोदर पंडित की, कवि आशुक की, रोड़ा कवि की और मेरुतुंग की। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता मेरुतुंग है, इसको आप अच्छी तरह याद रखें। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। दोस्तों बताना है प्रश्न क्रमांक 49 ने पूछा है ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। धौलपुर नहीं है,
सरगुजा नहीं है, मथुरा नहीं है या आगरा नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है ब्रजभाषा जो है आगरा, मथुरा, अलीगढ़ के आसपास बोली जाती है दोस्तों। ये तीनों ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं, धौलपुर, मथुरा और आगरा। जबकि दोस्तों सरगुजा छत्तीसगढ़ में आता है, यहाँ दोस्तों ब्रजभाषा का प्रयोग नहीं की जाती। आदिकाल को बीज वपन काल दोस्तों बताया काल नाम किसने दिया? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये MPTET 2009 में ही पूछा गया था, प्रश्न 2008 में दोस्तों पूछा गया था कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था। इसके बाद दोस्तों ये प्रश्न 2018 में MPTET वर्ग 1 में भी दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था, बीज वपन काल नाम किसने दिया था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और आचार्य भागीरथ मिश्र ने। तो जैसा कि दोस्तों पता है कि आदिकाल को जो बीज वपन नाम दिया था, बीज वपन काल, वो दिया था दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखें दोस्तों, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। इसके बाद दोस्तों आर्द्र का विलोम बताना दोस्तों, विपरीतार्थक शब्द बताना। आर्द्र का नम, शुष्क, गीला और लचीला। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि जो आर्द्र का जो विपरीत होगा दोस्तों वो होगा, विलोम शब्द होगा शुष्क। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ 52 देखते हैं। परुष शब्द का विलोम बताना दोस्तों। परुष शब्द का विलोम है अपौरुष, अपौरुष, सरल, कठोर या कोमल। तो दोस्तों बताना परुष शब्द का विलोम क्या होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। तो दोस्तों जो परुष शब्द का जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है कोमल। दोस्तों परुष का अर्थ होता है दोस्तों कठोर, और कठोर का विपरीत क्या होगा दोस्तों? कोमल होगा। अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है दोस्तों? बताना। अतीन्द्रिय शब्द का आशय वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इंद्रियों की पहुँच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी और इंद्रियों के बस में रहने वाला। तो दोस्तों बताना अतीन्द्रियों का के लिए सही वाक्यांश का एक शब्द क्या है? तो दोस्तों जैसा कि पता है अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों की पहुँच से बाहर, और दोस्तों जितेंद्रिय होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। तो दोस्तों अतीन्द्रिय के लिए सही आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 54 पूछा है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका? दोस्तों एक कथन बताएं, पूछना है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका है? 4 ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर भागीरथ मिश्र। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, ये कथन दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी है। दोस्तों हिंदी साहित्य के आदिकाल और में दोस्तों और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये दोस्तों इनके महत्वपूर्ण दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण किसकी जो है रचना है दोस्तों? बताना। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण सुरेंद्र वर्मा की, या दोस्तों राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और भगवती चरण वर्मा की। तो दोस्तों सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण का जो नाट्यकृति है दोस्तों वो सुरेंद्र वर्मा की। इसको आप अच्छी याद रखें। इनकी दोस्तों एक अन्य रचना 8वां सर्ग भी दोस्तों इनकी नाट्यकृति है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस दोस्तों रचना में नहीं है? नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? कब तक पुकारूं, सैलूस, झूला नट और सेवा सदन। तो दोस्तों बताना नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है सेवा सदन। सेवा सदन दोस्तों ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है दोस्तों, और इसमें जो है दोस्तों नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख नहीं किया है। मुंशी प्रेमचंद का दोस्तों पहला उपन्यास है सेवा सदन। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी जो इनके मानसरोवर में संकलित हैं। तालब वर्णों का वर्ग कौन सा होता है? दोस्तों बताना तालब वर्णों का वर्ग कौन सा होता है? तो दोस्तों जो तालब वर्ण है दोस्तों उसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो आते हैं दोस्तों भा, ला और था। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। पंक्ति बताना दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को दंड देना धर्म है। दोस्तों बताना ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है, आपको याद रखना है। ये प्रसिद्ध पंक्ति दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की हैं, और दोस्तों ये जो है उनकी भारत भारती से ली गई हैं। भारत भारती जो है इनका की जो है रचना है उससे ली गई है दोस्तों। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को दंड देना धर्म है। इसके रचयिता दोस्तों मैथिली शरण गुप्त है। बाघार पत्रिका
कहाँ से प्रकाशित होती, प्रश्न क्रमांक 59 बताना दोस्तों। बागात पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, मुंबई, वाराणसी, नई दिल्ली और कोलकाता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों कोलकाता। बागात पत्रिका जो है दोस्तों कोलकाता से प्रकाशित होती थी, इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। हम बिस्पाई जन्म के नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और दोस्तों गोपाल सिंह नेपाली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन। दोस्तों हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन है। दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है दोस्तों झांसी की रानी, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इनकी जो महत्वपूर्ण कविता है झांसी की रानी। निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, अलंकार के लिए भामह, करुणा के लिए भवभूति और वक्रोक्ति के लिए छेमेन। तो दोस्तों उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, ये दोस्तों सही है। करुणा के लिए भवभूति, ये भी सही है। अलंकार के लिए भामह, ये भी सही है। और वक्रोक्ति के लिए छेमेन, दोस्तों ये गलत है। वक्रोक्ति के लिए कुंतक प्रसिद्ध है, ना कि छेमेन। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 62 देखते हैं क्या पूछा गया प्रश्न क्रमांक 62 में। प्रश्न क्रमांक 62 में दोस्तों पूछा गया है राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? वल्लभाचार्य जी ने, मध्वाचार्य जी ने, हित हरिवंश ने या सूरदास जी ने? तो दोस्तों जैसा कि पता है जो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे दोस्तों वो थे हित हरिवंश। इसका राइट आंसर दोस्तों ये, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मध्वाचार्य ने दोस्तों द्वैतवाद का प्रवर्तक हैं, द्वैतवाद के, इसको आप याद रखेंगे। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? फूल रही रंग बोलते केदारनाथ अग्रवाल, उस जनपद कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री, सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह और संसद से सड़क कर सुदामा पांडे धूमिल। तो दोस्तों बताना किस रचनाकार का नाम सही नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न क्रमांक 63 का जो दोस्तों राइट आंसर वो दोस्तों सी है। सीढ़ियों पर धूप में दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है, ये दोस्तों सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय की रचना है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसमें बताना था कौन सा नहीं है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 64 में वल्लभा द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना। दोस्तों वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना था। सिद्धांत संग्रह दोस्तों, दूसरा है अध्यात्म रामायण, महाभाष्य और अणुभाष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है डी अणुभाष। अणुभाष की रचना दोस्तों वल्लभाचार्य द्वारा की गई थी। दोस्तों वल्लभाचार्य जो है दोस्तों वल्लभाचार्य के पुत्र आपको पता होगा विट्ठलनाथ। चार शिष्य दोस्तों वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य विट्ठलनाथ। तो इन दोनों को मिलाकर दोस्तों अष्टछाप की स्थापना 1565 में की गई थी, इसको भी आप याद रखें। जिसमें 4 शिष्य दोस्तों वल्लभाचार्य जी के थे और 4 शिष्य विट्ठलनाथ जी के। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है दोस्तों बताना है 65 में। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं? आजन्म, आगमन, आकर्षक और आदरणीय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है डी आदरणीय। आदरणीय दोस्तों आ उपसर्ग नहीं है, जबकि आजन्म में आ है, आगमन में भी आ उपसर्ग है और आकर्षक में भी दोस्तों आ उपसर्ग। रुद्र समुदाय की स्थापना किसने की? दोस्तों रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी और निम्बार्क। तो दोस्तों जैसा कि आप पता है दोस्तों ये रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना की थी दोस्तों वो की थी विष्णु स्वामी ने। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है विष्णु स्वामी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 67 में पूछा गया रामकृष्ण बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृतांत की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। तो दोस्तों इसका बताना राइट आंसर कौन है? तो दोस्तों राम यात्रा वृतांत की रचना दोस्तों वो है पैरों में पंख बांधकर। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र आग्रह है दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप अपना प्रेम उसने इसी तरह हमारे साथ बनाए रखें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 61 देखते हैं निराला किस पत्रिका से संबंधित है? दोस्तों बताना निराला जो है किस पत्रिका से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें सुधा दिया है और दूसरा दिया दोस्तों इंदु, समन्वय और मतवाला। तो दोस्तों जैसा कि आप पता है निराला जो है मतवाला पत्रिका से संबंधित है दोस्तों। इसी मतवाला की दोस्तों तुक पर इन्होंने अपना नाम निराला की दोस्तों उपाधि दी गई थी इन्होंने। इसके बाद पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है? दोस्तों बताना पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, मगही, कन्नौजी, मैथिली और अवधी। तो दोस्तों बताना पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों कन्नौजी। दोस्तों
मगही दोस्तों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। मैथिली भी दोस्तों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। और अवधी दोस्तों, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये दोस्तों तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। जबकि कन्नौजी दोस्तों ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। आसक्त का विलोम क्या है? विरक्त दोस्तों, अनुरक्त, संसक्त और विभक्त। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों आसक्त का विलोम होता है विरक्त। इसके बाद रीति काल को अलंकृत काल नाम दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ये प्रश्न दोस्तों यूपीटीईटी 2016 में पूछा गया दोस्तों प्रश्न है ये कि रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था। और दोस्तों ये और एमपीटीईटी 2013 में भी दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया, रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया। रमाशंकर शुक्लसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्रबंधु और रामचंद्र शुक्ल ने। तो दोस्तों रीति काल को जो अलंकृत काल दोस्तों नाम दिया था वो दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। दोस्तों रीति काल को दोस्तों ने 3 भागों में भी बांटा था, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 72 है, कढ़ाई से गिरा और चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या है। दोस्तों बताना, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव बताना। एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ना। कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है, एक बार मूल होती है बार बार होती है, एक बार भूल होती है बार बार होती है। कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। तो दोस्तों बताना, कढ़ाई से गिरा चूल्हे पर आ पड़ा, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो तात्पर्य है, इसका भाव एक विपत्ति से निकल करके दूसरी विपत्ति आ पड़ना। प्रश्न क्रमांक दोस्तों फिर 73 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार बताना। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। और दोस्तों ये पंक्ति जो है भक्ति काल के जो निर्गुण शाखा के जो प्रमुख कवि दोस्तों रैदास द्वारा लिखी गई पंक्ति है दोस्तों। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। दोस्तों प्रभु जी तुम तो चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। दोस्तों ये प्रमुख पंक्ति है। और दोस्तों इनकी एक और पंक्ति थी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो दोस्तों ये जो है भक्ति काल की निर्गुण शाखा के जो कवि थे दोस्तों उसमें गिने जाते हैं संत रैदास। और दोस्तों इनका जो है दोस्तों पूरा नाम था रविदास। इसको भी आप याद रखेंगे। कलश का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों बताना। कलश का पर्यायवाची दोस्तों जल, कुंभ, पात्र और उपस्कर। तो दोस्तों जो कलश का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वो है कुंभ। कुंभ दोस्तों घड़ा को भी कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किसका है दोस्तों बताना है। ये महत्वपूर्ण कथन है और अक्सर परीक्षाओं में दोस्तों ये कथन पूछे जाते हैं, 1-2 कथन निश्चित पूछे जाते हैं। आजकल जो है दोस्तों पेपर का पैटर्न बदल गया है। प्रश्न अब दोस्तों विश्लेषणात्मक पूछे जाते हैं, तथ्यपरक प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे सीधे प्रश्न दोस्तों अब नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए आपको दोस्तों हर टॉपिक को बहुत ही गहराई से समझना होगा। तो नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किसका है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, मोहन राकेश, मुद्रा राक्षस, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के दोस्तों में दोस्तों ये कथन कहा था। दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, नाटक सम्राट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इनका पहला नाटक दोस्तों सज्जन था, इसको आप याद रखें। और इनका अंतिम नाटक दोस्तों ध्रुव स्वामी है, जिसमें दोस्तों ध्रुव स्वामी अंतिम नाटक है जो 1933 में लिखा गया था। और सज्जन इनका दोस्तों प्रथम नाटक है। इनके अन्य महत्वपूर्ण नाटकों में चंद्रगुप्त भी है दोस्तों, स्कंदगुप्त भी है, ये दोस्तों इनके महत्वपूर्ण नाटक है। चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द बताना दोस्तों। चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द क्या है। चंद्रहास, रजत, कौमुदी और स्वर्ण किरण। तो दोस्तों बताना चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो दोस्तों इसका जो चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द दोस्तों कौमुदी, इसका राइट आंसर दोस्तों कौमुदी है। तदी समाज किसका जो है दोस्तों बताना था, किसका तदी समाज का संबंध किस लेखक से था। केशव चंद्र सेन का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, राजा राम मोहन राय का और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है जो तदी समाज की जो स्थापना की थी वो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। दोस्तों ये महान साहित्यकार थे जिनका मात्र 35 वर्ष की अवस्था में दोस्तों इनका निधन हो गया था। इसको आप अच्छी तरह से जाना जाता है। और इनका समय दोस्तों 1850 से जो है 1850 से और 1900 तक के जो काल है दोस्तों भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इनका जन्म 1850 में हुआ था और 1885 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों अगला देखते हैं कौन सा है। प्रश्न क्रमांक
प्रश्न 79 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 78 जो मापा ना जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है दोस्तों? मापा ना जा सके उसका सही अर्थ क्या है? अमानक, अपरिग्रह, अपरमेय और अतुल्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है अपरमेय। अपरमेय का अर्थ होता है दोस्तों जिसको मापा ना जा सके। पृष्ठ क्रमांक 479 देखते संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को दोस्तों संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया है। तो दोस्तों इसको आप याद रख लें, इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लें। तो अनुच्छेद जो आर्टिकल दोस्तों 343 है, इसके अंतर्गत दोस्तों हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। दोस्तों हमारी जो है राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी जो है हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया, ना कि राष्ट्रभाषा का। इसको आप अच्छे संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर दोस्तों 351 तक हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए दोस्तों। और अनुच्छेद 343 में दोस्तों हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और इसकी लिपि दोस्तों देवनागरी है। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की? जैनेन्द्र, अज्ञे, डॉक्टर देवराज और प्रभाकर माचवे। तो दोस्तों अकाल पुरुष गांधी बताना ये जीवनी की रचना किसने की? तो दोस्तों ये जीवनी थी जैनेन्द्र की। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। तो दोस्तों ये थे 40 प्रश्न दोस्तों, ये पार्ट सेकंड है। इसके बाद दोस्तों थर्ड पार्ट में 81 से लेकर दोस्तों 125 तक के प्रश्नों को हल कराया जाएगा। तो दोस्तों ये थे 40 प्रश्न कराए हैं दोस्तों आज। आपसे दोस्तों विनम्र आग्रह है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें नया मोटिवेशन देता है। इसी तरह हम आपके लिए दोस्तों नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।